जय श्री राम। आपने हमारी कुछ पहले वीडियोस में फैमिली ऑफिस सेटअप करना इंडिया के बारे में आपको हमने बताया। अब आज हम आपको बताएंगे कि एक फैमिली ऑफिस आप सिंगापुर में कैसे सेटअप कर सकते हैं और क्यों सिंगापुर एक आइकॉनिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के अलावा एक आइकॉनिक डेस्टिनेशन फॉर ओपनिंग फैमिली ऑफिसेस बनती जा रही है और क्यों ज्यादा से ज्यादा लोग अपने आप को या अपने फैमिली ऑफिस को सिंगापुर में शिफ्ट कर रहे हैं। सिंगापुर रहने के लिए एक बहुत सुंदर, बहुत ही नीट एंड क्लीन, हेल्दी एनवायरनमेंट वाली सिटी के अलावा एक बहुत ही नीट एंड क्लीन टैक्सेशन स्ट्रक्चर और अच्छी गवर्नमेंट पॉलिसीज का एक बेस्ट उदाहरण है। आइए हम जानते हैं सिंगापुर में फैमिली ऑफिस अपन कैसे ओपन कर सकते हैं। सिंगापुर में बेसिकली दो तरह के फैमिली ऑफिस ओपन किए जा सकते हैं, एक बड़े फैमिली ऑफिस, एक छोटे फैमिली ऑफिस। छोटे फैमिली ऑफिस को उन्होंने क्लासिफाई किया है S13O की कैटेगरी एंड बड़े फैमिली ऑफिस को उन्होंने क्लासिफाई किया है S13U की कैटेगरी। और इन दोनों ही फैमिली ऑफिस में या इन दोनों ही तरह के फैमिली ऑफिस को ओपन करने से पहले आपको एक स्क्रीनिंग कमिटी को अपनी डिटेल्स देनी पड़ती है। स्क्रीनिंग कमिटी बेसिस ऑन द डिटेल्स एंड डॉक्यूमेंट्स गिवन बाय यू यह रिपोर्ट बनाती है कि क्या आपका फैमिली ऑफिस सिंगापुर में ओपन हो सकता है या नहीं। टू मेक एन इन्वेस्टमेंट इन सिंगापुर अंडर स्कीम S13O और S13U यू हैव टू गेट अप्रूवल फ्रॉम द स्क्रीनिंग कमिटी। स्क्रीनिंग कमिटी यह देखती है कि आप कितना इन्वेस्टमेंट, कितने बैंक अकाउंट्स, कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट, कितना कैपिटल डिप्लॉय कर रहे हैं और क्या स्पेंड कर रहे हैं। इस पूरे प्रोसेस को मैनेज करने के लिए सिंगापुर गवर्नमेंट ने स्क्रीनिंग सर्विस प्रोवाइडर्स, उन्होंने कुछ सर्विस प्रोवाइडर्स को शॉर्टलिस्ट किया है जिनके नाम मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे डाल दिए। टू स्टार्ट एन इन्वेस्टमेंट इन सिंगापुर फर्स्ट यू हैव टू गेट अ स्क्रीनिंग रिपोर्ट फ्रॉम दीज सर्विस प्रोवाइडर। सिंगापुर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप जानते हैं MAS क्या है। जिस तरह इंडिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और CBDT है और अदर रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, उसी तरह सिंगापुर गवर्नमेंट एक यूनिफाइड मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर, जिसे हम MAS भी कह सकते हैं, बनाई। मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर इज द सेंट्रल बैंक ऑफ सिंगापुर। मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर वर्क्स डीपली विद द फाइनेंशियल इंडस्ट्री इन अ वे टू डेवलप सिंगापुर एज अ इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज। इसका यह मतलब है कि सिंगापुर गवर्नमेंट ने एक ही ऐसा डिपार्टमेंट ओपन किया है जो इंडस्ट्री के साथ भी वर्क करता है, वहां का सेंट्रल बैंक भी है, वहां की टैक्सेशन पॉलिसीज भी डिटरमाइन करता है और यह यूनिट इस तरह से एक कंसोलिडेटेड या सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है पूरे सिंगापुर में किसी तरह के इन्वेस्टमेंट के। और ऑन द कॉन्ट्ररी इंडिया में एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, एक सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस है जो टैक्सेशन पॉलिसी बनाता है, एक सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस है जो GST और अदर इनडायरेक्ट टैक्सेस की पॉलिसी बनाता है और एन नंबर ऑफ अदर डिपार्टमेंट। हालांकि इंडियन गवर्नमेंट भी एफर्ट कर रही है इन सभी डिपार्टमेंट्स को सेंट्रलाइज करने के लिए, बट अभी तक ऐसा कुछ मेजर स्टेप गवर्नमेंट ने नहीं लिया। मैस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। ऐसा कह सकते हैं कि मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर की वजह से ही सिंगापुर एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर बन गया है। सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि S13O और S13U जो सिंगापुर गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, उनके अंदर टैक्स इंसेंटिव के लिए कितना इन्वेस्टमेंट हमें करना पड़ेगा। तो S13O जो कि छोटे फैमिली ऑफिस के लिए स्कीम है, उसमें हमें मिनिमम 20 मिलियन सिंगापुर डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, जबकि लार्ज फैमिली ऑफिस में यही अमाउंट 50 मिलियन डॉलर्स के आसपास हो जाता है। इसके अलावा इसी स्कीम में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल्स, क्योंकि सिंगापुर गवर्नमेंट चाहती है कि वहां पर हाई क्वालिटी के प्रोफेशनल्स या वेल लर्न एंड एजुकेटेड प्रोफेशनल्स भी आकर अपना बेस सिंगापुर को बनाए। तो सिंगापुर गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल्स की कंडीशन भी इस स्कीम में रखी है। तो अगर छोटा फैमिली ऑफिस के हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो मिनिमम 2 प्रोफेशनल्स, और लार्ज फैमिली ऑफिस के हिसाब से अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 3 प्रोफेशनल, और उन दोनों ही में आप एक जना मिनिमम नॉन बेनिफिशियल ओनर, यानी कि अगर सिर्फ प्रोफेशनल्स ही हैं और वह कोई यूनिट सेटअप कर रहे हैं तो एक जना ऐसा होना चाहिए जिसको उस फैमिली ऑफिस से किसी प्रकार का फायदा नहीं मिले। इसका यह मीनिंग है कि मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नॉन बेनिफिशियल लोगों के लिए भी वहां पर जनरेट हो सके। इसके अलावा गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल की एक स्पेसिफाइड डेफिनेशन भी दी है, जिसमें उन्होंने मिनिमम अर्निंग क्राइटेरिया प्लस उनकी क्वालिफिकेशंस भी प्रिस्क्राइब की है, जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे डाल दी है। लोकल इकोनॉमी को बूस्ट करना भी बहुत जरूरी है। इसी तरह सिंगापुर गवर्नमेंट ने लोकल स्पेंडिंग को बूस्ट करने के लिए दोनों ही तरह के फैमिली ऑफिस में मिनिमम 2 लाख सिंगापुर डॉलर्स का एनुअल एक्सपेंडिचर करना मैंडेटरी रखा है टू अवेल द इंसेंटिव। यही इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल्स और बाकी लोगों के लिए भी सिंगापुर में टैक्स रेसिडेंसी होना जरूरी है, यानी कि पूरे टैक्स इंसेंटिव क्लेम करने के लिए आपको वहां पर रेसिडेंसी भी लेनी पड़ेगी। दोनों ही तरह के फैमिली ऑफिस, चाहे लार्ज हो चाहे बिग हो, दे हैव टू इन्वेस्ट लोअर ऑफ 10 मिलियन सिंगापुर डॉलर्स और 10% ऑफ द AUM इन सिक्योरिटी
authorities and institutions which are registered in Singapore or promoted by the Singapore government. तो सिंगापुर गवर्नमेंट ने स्मार्टली इस पूरे प्रोसेस से अपने देश में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, अपने देश में क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स का एक बेंच स्ट्रेंथ और उसके साथ में लोकल मार्केट्स या लोकल इकोनॉमी के अंदर स्पेंडिंग बढ़ाने के लिए एक मिनिमम स्पेंडिंग क्राइटेरिया भी ऐड किया। हमारे देश का बजट फरवरी 2024 में आने वाला है और आपको क्या लगता है कि हमारे देश में भी ऐसा कोई गवर्नमेंट की स्टैंडर्डाइज फैमिली ऑफिस ओपन करने की पॉलिसी होनी चाहिए? अगर ऐसी कोई पॉलिसी या चाहे फैमिली ऑफिस से रिलेटेड हो या ना हो, अगर आपको लगता है कि गवर्नमेंट को रखनी चाहिए तो प्लीज मुझे मैसेज करें। क्या आपको लगता है कि इंडिया में भी मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर जैसे जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं इन्वेस्टमेंट करने के, ऐसा एक इंस्टीट्यूशन इंडिया में भी डेवलप होना चाहिए जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस को या फॉरेन इन्वेस्टर्स को इंडिया में आकर इन्वेस्ट करने के लिए प्रमोट करे? और क्या उस इंस्टीट्यूशन में ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस भी होनी चाहिए जैसी मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर ने रखी हुई है, जैसे कि लोकल स्पेंडिंग हो या लोकल पूल ऑफ डेजिग्नेटेड प्रोफेशनल्स को एम्प्लॉयमेंट देने का? अगर आपको लगता है कि ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस होनी चाहिए तो मुझे यस लिखकर मैसेज जरूर करें एंड शेयर दिस इंफॉर्मेशन so that the government comes to know and certain such policies are also implemented in India.